नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जिसके अंतर्गत है भूस्थल की जो आकृतियां हैं उनके निर्माण के बारे में ये चैप्टर है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो आज हम ले लेते हैं चैप्टर नंबर 6 भौतिक भूगोल में। टोटल 14 चैप्टर हैं, जल्दी कर लेंगे अपन। तो सभी लोगों का स्वागत है, जितेंद्र जी, पूजा जी, कोमल और जो भी लोग साथ में जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बिना कोई समय गंवाए अपन पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया नहीं है? बाहरी तरफ से। मनीष जी, नरेश जी, स्वागत है आप सभी का भी। हाँ, कौन सी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया नहीं है, जल्दी से बताइए। सभी का स्वागत है, जितेंद्र जी, मोनू जी, प्रवीण, विश्राम, प्रियंका, सभी का स्वागत है दोस्तों। बिल्कुल सही है। देखिए, बहिर्जनिक यानी कि बाहर की तरफ क्षरण होता है, अपर्दन होता है, अपक्षय होता है। पर ज्वालामुखी की घटना, ज्वालामुखी की घटना पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन सी चीज पृथ्वी के जो अंतर्जात बल है उनका एक स्रोत है, स्रोत, सोर्स है? क्या कहेंगे? हाँ, मनीष भी बता रहे हैं, और कोई? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही आंसर है भूकंप की तरंगे। ये पृथ्वी के अंतर्जात बलों का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, इंसेलबर्ग सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? इंसेलबर्ग, हवाएं जब बहुत तेज गति से चलती है ना खुले मरुस्थलों में, तो बीच बीच में जो चट्टाने हैं उनसे हवाएं टकराकर, हवाओं के साथ मिट्टी भी होती है, ऐसा धीमा अपर्दन होता है कि ये गोलाकार हो जाती है। इन्हें ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। एकदम स्मूथ चट्टाने हो जाती हैं। तो सर्वाधिक इंसेलबर्ग आपको कहां पर मिलेंगे, क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा आपका गलत हो गया है। इसमें थोड़ा आपके अलग अलग आंसर आ रहे हैं दोस्तों। देखिए, सर्वाधिक इंसेलबर्ग मिलेंगे सहारा मरुस्थल में। सर्वाधिक इंसेलबर्ग कहाँ मिलेंगे? सहारा मरुस्थल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बल है और इसका स्रोत है अन्योन्य क्रिया, ज्वारीय, घर्षण, प्रतिरोधक। बताइए इसमें कौन कौन से चीजें जिम्मेदार है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, पृथ्वी का घूर्णन ये है एक प्रकार की अन्योन्य क्रिया। फिर ज्वारीय, पृथ्वी का घनत्व, घर्षण, घर्षण के कारण स्थलाकृति की भिन्नताएं बनती है, और प्रतिरोधक स्थैतिक अवस्था। 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, ये एक्चुअली बल की बात कर रहा है कि ये बल है, ये बल है, और ये इसका सोर्स है। कौन सा बल किसके कारण लगता है? कौन सी एक भू आकृति नदी के पुनर्युवन का परिणाम नहीं है? पुनर्युवन मतलब वापस से उसी अवस्था में आ जाना, युवा हो जाना, दैट इज पुनर्युवन। ठीक है, पुनर्युवन का परिणाम नहीं है, क्या कहेंगे? बी सी चल रहा है। ओके ओके, मोनू, ज्योतिंद्र, दो जितेंद्र हैं। ओके, बिल्कुल सही है, गोखुर झीलें। देखिए, गोखुर झीलें तब बनती हैं, वो
ऐसे ऑक्सबो लेक्स यानी कि वो घोड़े के नाल की जैसी, जब नदी बहुत पुरानी हो जाती है, नदी अपना मार्ग बदलती, नदी का जो मोड़ होता है ना वो इतना ज्यादा स्टीप हो जाता है कि नदी फिर उसको छोड़ के एक दूसरा रास्ता अपना लेती है, यानी कि जितना पुराना होगा उतना बड़ा गोखुर झील बनेगा। यदि नदी सूक्ष्म अवसादों से अति भारित हो, नदी जल समुद्र से हल्का हो, तब किस प्रकार का डेल्टा बनता है? नदी में बहुत सारे बारीक मिट्टी है और नदी का जल समुद्र से हल्का भी है, तो किस प्रकार का डेल्टा बनता है? देखिए, जब पक्षी पंजा डेल्टा, जैसे कि अपने वो नदियां है ना, मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी नदियां इस प्रकार का डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी नदियां इस प्रकार का डेल्टा बनाती है, ठीक है। और चापाकार डेल्टा, चाप के आकार में, मतलब ऐसे यूं अर्धचंद्राकार आकृति का, वो बनता है जब नदी अपने साथ हैवी सेडिमेंट्स लेके आती है। ज्वार नदमुख डेल्टा, अगर नदी सीधा समुद्र में जाकर गिरे, दैट इज ज्वार नदमुख। सुमेलित करना है, पर्वतों के नाम लिखे हुए हैं और पर्वत किस प्रकार का है ये पूछा है, बता दीजिए। आल्प्स, वास्तेज, विंध्य और फ्यूजियामा। हाँ, आल्प्स, वास्तेज, विंध्य और फ्यूजियामा, चार प्रकार के ही पर्वत होते हैं। भ्रंश पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। बताइए। क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है, डी आ रहा है? बी, डी। देखो, आल्प्स पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। जब दो प्लेटों की आपस में टक्कर होती है तो वलित पर्वतमाला बनती है। वास्तेज पर्वत जो है ये एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, अर्थात जब जिस जगह आप खड़े हैं वो ऊपर चला जाए और आसपास वाली जगह नीचे हट जाए तो भ्रंश पर्वतमाला बनती है। विंध्याचल पर्वतमाला बहुत ज्यादा घस चुका है, ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला के उदाहरण में चला जाएगा। और माउंट फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है, जापान में स्थित है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बालू के टिब्बे और उनका नाम, है ना, टीले बनते हैं ना अपने, बालू का स्तूप, राजस्थान भूगोल के हिसाब से भी कर सकते हो। ये बालू का स्तूप का प्रकार है और ये पूछ रहे हैं उसका आकार कैसा होता है, बताइए। हम्म, क्या कहेंगे? मनीष ए बता रहे हैं, और कोई? देखिए, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य कहलाते हैं, जैसे कि सीफ, ठीक है। फिर अनुप्रस्थ, पवनों की दिशा के लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप कहलाते हैं, है ना। जैसे कि इसमें हो जाएगा चापाकार टिब्बा। पैराबोलिक, पैराबोलिक का मतलब होता है वो ऐसा घोड़े की नाल जैसा, है ना। तो पैराबोलिक बनते हैं तटों के ऊपर, तटों के ऊपर जब नमी से सूखे स्थान की ओर हवाएं चलती है तब ऐसे ही बनते हैं। और सम्मिश्र यानी कि उत्क्रमी, सी डी बी ए, सी डी बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कंदरा निर्माण के सिद्धांत और विद्वान। कंदराएं होती हैं जब पानी या हवा पहाड़ों से टकराकर उसमें ऐसे खड्डे बना देती हैं, गहरे गुफाओं टाइप की बना देती हैं, उसे कंदरा कहा जाता है। तो कंदरा के सिद्धांत किस किसने दिए थे? हम्म,
देखिए, द्विचक्र का सिद्धांत दिया है डेविस ने, भौम स्तर जल स्तर का सिद्धांत दिया है स्विनरटोन ने, स्थैतिक जल का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने, आक्रमण सिद्धांत दिया है मेरिट ने। DABC यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, बल, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी। हॉर्न भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है, इंसेलबर्ग हिमानी द्वारा निर्मित आकृति है, प्याला पवन द्वारा निर्मित आकृति है। सही कथन कौन सा है, सही कथन बताना है। क्या कहेंगे, जल्दी बता दीजिए। देखिए, हॉर्न भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है ना, इसमें बिल्कुल सही है ये। इसके अलावा इंसेलबर्ग हिमानी द्वारा निर्मित आकृति है ना, ये भी सही है। प्याला जो होता है ना, इसका निर्माण एक्चुअल में हिमानियों द्वारा ही होता है, ठीक है, ये गलत है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये सी तो हो ही नहीं सकता भाई, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। प्याला ये झील नहीं है ना, प्याला यहां पर झील के लिए नहीं आया है। जितेंद्र कुमार नायक, ठीक है। देखिए, प्याला बनता है जब चट्टानों को काट के ऐसी इस तरह की आकृति बन जाती है, समझ रहे हैं? जैसे कोई दो पहाड़ है ना, उनके बीच में हिमानियों के अपर्दन द्वारा ये जो आकृति बनती है, इसको प्याला बोलते हैं। ये पवने नहीं बनाती है। हाँ, मोडेनॉक, पेडिनेट, मैटरहॉर्न, प्रतिस्पर्ण तल, ये आपको बताना है कौन सा कैसा दिखता है। हाँ, कौन सा कैसा दिखता है बताना है आपको। देखो, मोनेडोना कहते हैं आसपास के मैदान से ऊंची उठी हुई आकृतियों को क्या कहते हैं, मोनेडोना। पेडिमेंट अपन कहते हैं मरुस्थल में क्लिफ के चतुर्दिक चट्टानी धरातल, इसको क्या कहते हैं अपन, पेडिमेंट। मैटरहॉर्न कहा जाता है तीखी पहाड़ी, जहां अपने पर्वतीय प्रदेशों में जहां बर्फ गिरती है वहां पर होती है। प्रतिस्पर्ध तल, वक्राकार मोड़ के भीतर जड़ों का जमाव। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2 3 4 1, है ना। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, बताइए। आसान सवाल है। हम्म, बिल्कुल सही। देखिए, अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों के कारण किसका निर्माण होता है, भू आकृतिक प्रक्रियाओं और भू आकृतियों का निर्माण होता है। अंतर्जनित बलों का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी के भीतर से लगाए जाने वाले बल का मुख्य स्रोत क्या है।
पूजा जी ऐसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब देखिए एक ही चैप्टर होता है ना, एक ही चैप्टर में से अगर आप जैसे 10 सवाल है और उसमें से 6 कर पा रहे हो, 7 कर पा रहे हो, आप अच्छी स्थिति में हो। देखो एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन 100% उसमें एफिशिएंसी लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा होगा, इसमें दिक्कत होगी आपको। बिल्कुल सही है, भूगर्भ की जो ऊर्जा है, खास करके वो हमारा जो न्यूक्लियर मैटर है वो जब टूटता है और उससे जो ऊर्जा निकलती है उसकी बात हो रही है। पटल विरूपण डिस्ट्रोफिज्म किस प्रकार की प्रक्रिया है? पटल विरूपण बताइए। पटल विरूपण मतलब ऊपर का जो है ना डिस्टॉर्फेशन होता है, ये कैसी प्रक्रिया है? हम्म, बिल्कुल सही आ रहा है। मोनू, फैजल, प्रियंका, आशा, कृष्णा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये एक अंतर्जनित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया अनाच्छादन डेन्यूडिएशन का हिस्सा नहीं है? अनाच्छादन, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से टेबल बना बना के बताया था कौन सा क्या है, इसमें गड़बड़ मत करना, अनाच्छादन का हिस्सा नहीं है। जितेंद्र जी बोल तो मैंने भी दिया है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं यार ये आपका गड़बड़ हो रहा है। मनीष, आशा, नरेश, अरे निक्षेपण भूल गए क्या यार, क्या कर रहे हो? निक्षेपण का मतलब होता है ना जमा होना, निक्षेपण का मतलब है जमा होना, जबकि अपक्षय का मतलब टूटना है, अपर्दन का मतलब वो है क्या बोलते हैं इसको, घसना, घर्षण है, और वृहत संचलन बड़े टुकड़ों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। निक्षेपण कैसे होगा यहाँ पे? निक्षेपण तो बहती हुई चीजें एक जगह पे जाके जमा होगी, वो अनाच्छादन है ही नहीं। आप निक्षेपण को क्यों नहीं सोच रहे हो? सब लोगों को ये वृहत संचलन थोड़ा अलग लगा तो इसके ऊपर टिक कर दिया, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा वापस विचार करो भाई। अनाच्छादन यानी कि एक चीज किसी चीज से अलग हो रही है, एक चीज किसी चीज से क्या हो रही है, अलग हो रही है। निक्षेपण में जमा हो रही है, ये बात मैंने कही थी लेक्चर के टाइम भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर्वत निर्माणकारी बल ऑर्गेनिक फोर्स, सॉरी ऑरोजेनिक फोर्स किसका हिस्सा है? कोई बात नहीं, गलत हो गया, इट्स ओके, ठीक है। मैं आता ही इसीलिए हूं कि जल्दबाजी में या किसी और तरीके से अगर आपकी कुछ गलतियां हो जाए तो हम उसको सुधार सकें, यही तो कर रहे हैं अपन। हाँ सही आया, बिल्कुल सही आ रहा है। पर्वत निर्माणकालीन बल दीर्घकालीन संचलन यानी कि पटल विरूपणी बल का हिस्सा है। लंबे समय तक जब एक ही जगह पर संचलन प्लेटों के बीच में होता है तब पर्वत बनते हैं। तल संतुलन ग्रेडेशन का क्या अर्थ है? ग्रेडेशन बताइए, ग्रेडेशन क्या होता है? देखिए ऊंची चीजें जो होती हैं उनका अपर्दन ज्यादा होता है, जो छोटी कम कम हाइट की चीजें हैं उनका अपर्दन कम होता है। धीरे धीरे एक मौका आता है जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, तो अपर्दन के माध्यम से उच्च आवाज के अंतर को कम करना क्या कहलाता है? तल संतुलन या ग्रेडेशन कहलाता है। प्रथम श्रेणी के उच्च आवाज में किसे सम्मिलित किया जाता है? बताइए। प्रथम श्रेणी के उच्च आवाज में किन्हें सम्मिलित किया जाता है?
बताइए। बिल्कुल सही। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के जो उच्चवाच हुए उसमें क्या बने? ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप और महासागर। अपक्षय यानी वेदरिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? अपक्षय, वेदरिंग। अपक्षय क्या होता है? देखो, अपक्षय हमेशा एक ही स्थान पर होगा, ऐसे समझ लो, मतलब इससे कुछ आंसर आ रहा हो तो। अपक्षय हमेशा एक ही स्थान पर होगा। हाँ, बिल्कुल सही। अपक्षय क्या है? देखिए, स्टैटिक है, इन सिटू है, एक ही जगह पर होता है। बिल्कुल ठीक है। गर्म मरुस्थलों में तापांतर के कारण चट्टानों के छोटे टुकड़ों में टूटने को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा चट्टानें जब तपती है ना, तब भी वो टुकड़ों में टूट जाती है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? मनीष, पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें से लेके आता हूं मैं, है ना। क्वेश्चंस आने चाहिए, पहले भी अपने ऐसे पूछे हुए हैं पुराने पेपर में, आप देखना। देखिए, गर्म मरुस्थलों में जब तापांतर के कारण चट्टानें टूटती हैं तो इसे क्या कहते हैं? पिंड विच्छेदन कहते हैं। अपशल्पन का, एक्सफोलिएशन का मुख्य कारण क्या है? अपशल्कन क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि चट्टानों के ऊपरी भाग होता है ना, सबसे ऊपरी भाग, वो ऐसे छिलके की तरह उतरने लग जाता है, क्योंकि ऊपर का भाग बहुत ज्यादा गर्म होता है दिन में, और रात को अचानक से वही चीज बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो बराबर तापमान में जो बदलाव होता है, इसकी वजह से छिलकों की तरह ये टूटने लग जाता है। लोहे के खनिज पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया कौन सी है? बहुत सारी चट्टानों के अंदर लोहे के अंश भी होते हैं, है ना। उन चट्टानों के ऊपर एक प्रक्रिया बहुत प्रभाव डालती है, वो कौन सी होती है? फैजल, देखो, शुरुआत वाले मैं स्टेटमेंट भी लाता हूं, मल्टीपल वो भी लेके आता हूं। आज के शुरुआत वाले चैप्टर अगर आपने करीबन 7-8 क्वेश्चन देखे हो तो वो मिलान वाले थे, बात समझ रहे? ऐसे मैं लेके आता रहता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी इस बात से रूबरू हूं कि इस बार अधीनस्थ बोर्ड जो है इस तरह के प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएगा, है ना। बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। फेल्सपार का फेओलिन में परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? बताइए। हम्म, बिल्कुल सही। देखिए, इसको कहते हैं हाइड्रेशन यानी कि जल योजन। जब पानी के साथ मिलकर फेल्सपार किस में बदल जाता है? फेओलिन में बदल जाता है। वृहद संचलन, मास मूवमेंट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी बल कौन सा है? मास मूवमेंट के लिए क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, किसी ढाल के ऊपर बड़ी मात्रा में कभी कभी भूस्खलन हो गया, या बड़े बड़े पत्थर चट्टाने एकदम से नीचे आके सरक गए, ये सब किसके कारण होता है?
यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, बिल्कुल सही है। चट्टान चूर्ण का वह शंकुनुमा ढेर जो ढालों की तलहटी पर जमा हो जाता है क्या कहलाता है? ढाल से लगातार चट्टाने या उनका चूरा नीचे आता रहता है और वो एक शंकु की तरह जमा हो जाता है, ढेर के रूप में जमा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टालस शंकु, या तो टालस बोल दो या फिर इसका पूरा नाम होता है टालस शंकु। ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी मंद गति सामूहिक स्थानांतरण स्लो मास मूवमेंट को की क्रिया है? बताइए। जल्दी से बताइए। हाँ, देखिए इसको बोलते हैं सॉइल क्रीप या मृदा सर्पण। कभी कभी क्या होता है, जो मृदा है ना बहुत धीमे तरीके से आगे बढ़ती है ना, बारिश का पानी हो सकता है या फिर वेदरिंग हो सकती है, जड़ों के साथ, पेड़ पौधों की जड़ों के साथ भी आगे बढ़ती है, इसे मृदा सर्पण बोलते हैं। पंखवाह मड फ्लो किस प्रकार के संचलन का उदाहरण है? कोई बात नहीं कृष्णा जी, एक बार की और बात है, नहीं भूलोगे। पंखवाह मड फ्लो किस प्रकार की गति है? देखिए मड फ्लो जो है ये तीव्र गति का उदाहरण है, ये तीव्र गति का है। मड है, मड, मड होता है ना कीचड़। अब देखो ना तो बहुत धीरे जा रहा है ना बहुत ही तेज जा रहा है, ये तीव्र गति का उदाहरण। अत्यधिक तीव्र नहीं हो पाएगा मड। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन होने का क्या कारण है? हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन होने का क्या कारण है? भूलने की बीमारी नहीं होती है, क्या होता है उसका थोड़ा बार बार अपन को रिवीजन करना पड़ता है, चीजें याद हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए। पूजा जी चीजें याद हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए प्लेट विवर्तनिक किया विवर्तनिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय है। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो दो किनारे हैं उनके ऊपर हिमालय पर्वतमाला स्थित है, इसलिए ये बहुत ज्यादा भूस्खलन होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चट्टानों के घसने या टूटने से जो मिट्टी बनती है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल सही है। देखो इसे क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल में ओ क्षितिज, ओ होराइजन क्या दर्शाता है? ओ होराइजन क्या दर्शाता है? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए ओ क्षितिज जो है ये कार्बनिक पदार्थों की परत होती है, बिल्कुल सही है, ठीक आ रहा है आंसर आपका। सन्नी घर्षण एट्रिशन प्रक्रिया में क्या होता है? बताइए। सन्नी घर्षण,
हाँ, देखिए पवन या नदी दोनों की जगह पवने भी बहा के ला सकती है, नदी भी बहा के ला सकती है। प्रवाहित शैल कण आपस में जब रबड़ खाकर टूटते हैं, रगड़ खाकर टूटते हैं, तो इसे सन्नी घर्षण कहा जाता है, आपसी घर्षण कहा जाता है। बहते जल द्वारा चट्टानों के खनिज का रासायनिक क्रिया से घुलकर बह जाना क्या कहलाता है? बहते जल से चट्टानों के खनिजों का रासायनिक क्रिया से घुलकर चला जाना क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, इसे संक्षारण या कोरोजन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, संक्षारण या कोरोजन। पवन द्वारा बालू मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? पवने हैं। हाँ। हम्म। बिल्कुल सही, इसे अपवाहन या डिफ्लेशन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। हिमानी द्वारा शैल खंडों को उखाड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही भारी बहती हुई बर्फ की नदी जब ढाल से नीचे आती है तो बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है ये आगे लुढ़क जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, इसे उत्पाटन या प्लकिंग कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अपर्दन को नियंत्रित करने वाले मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? बताइए। अपर्दन के प्रमुख कारक कौन से हैं? हाँ। बिल्कुल सही है, वायु, जल और हिमानी। बिल्कुल सही आ रहा आपका आंसर, वायु, जल और हिमानी। समृद्धिकरण यानी एनरिचमेंट प्रक्रिया का संबंध किससे है? हम्म। बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है, कई बार हमारी जो चट्टाने हैं ना उनके बीच में कई बहुमूल्य खनिज फंसे हुए होते हैं। तो जब क्या होता है कि चट्टानों का अपर्दन और अपक्षय होता है तो जो वेस्टेज है वो तो बहकर निकल जाता है या उड़ के चला जाता है, और जो मेन खनिज है वो बच जाता है। इसी बहुमूल्य खनिज के संकेंद्रण को क्या कहते हैं? समृद्धिकरण या एनरिचमेंट। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुपयुक्त बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल अनुपयुक्त बल को क्या कहते हैं? हम्म। हम्म। देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल को हम स्ट्रेस कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, दैट इज स्ट्रेस। कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? हाँ। हाँ, देखिए इसका आंसर है जल वाष्प की मात्रा। क्या है? जल वाष्प की मात्रा इसका कारण नहीं है। अवसर्पण, स्लंप किसे कहते हैं? अवसर्पण या स्लंप किसे कहा जाता है?
नहीं भाई, बी सी ए सब आए हैं, कोई बाई चांस आ गए होंगे बी वाले, है ना। देखिए, रोटेशन के साथ मलबे का खिसकना ये क्या कहलाता है? अवसर्पण कहलाता है। भू आकृतिक कारक जियोमॉर्फिक एजेंट्स के उदाहरण बताइए। हाँ नरेश, अभी आप क्लास खत्म होने के बाद यहाँ के हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर देना, अभी बात करते हैं, ठीक है? बिल्कुल अभी आप कर देना। बिल्कुल सही है, जल, हिम और वायु। बिल्कुल सही है, जल, हिम और वायु। मृदा प्रोफाइल में आर क्षितिज, आर होरिजन क्या प्रदर्शित करता है? हाँ बिल्कुल सही है, आर क्षितिज दिखाता है बिना अपक्षय वाली मूल चट्टान कौन सी थी? इसकी मूल चट्टान कौन सी थी? ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये हमारे आज के थे, करीबन 42 क्वेश्चंस थे ये, और कोशिश करता हूं बैलेंस करने की मैं, कुछ क्वेश्चन अलग, थोड़े मॉडरेट, थोड़े भारी, है ना, मिलान वाले प्रश्न। कोशिश करता हूं कि मैं स्टेटमेंट वाले प्रश्न ज्यादा लाऊं, ठीक है? आपको फैजल बोल रहे थे कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न लाइए, तो मैं लेके आता हूं, ठीक है? अगली बात, जितेंद्र गर्ग, ऐसा है बेटा, ये जो मैं क्लास करता हूं ना, ये क्लास मैं बच्चों के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए करता हूं। ये मैं यहाँ पे कोई चैटिंग के लिए नहीं करता हूं कि तुम्हारे प्रश्नों के मैं ये, जिनका संबंध सीधा सीधा इस टेस्ट पेपर से नहीं है, मैं उनके जवाब दूं। तुम्हें पता है यहाँ पे करीबन 52 बच्चे ऑनलाइन है, 52 बच्चे ऑनलाइन है यहाँ पे। तुम्हारे एक के उसके पीछे मैं कॉन्वर्सेशन करूं और फिर मैं इन बच्चों का टाइम वेस्ट करूं? और ये तो ठीक है भैया, ऑनलाइन क्लास है, ये ऑफलाइन क्लास में ये तुम हरकतें कर सकते हो क्या? कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट के कमेंट। बच्चे और भी हैं, लास्ट में पूछते हैं, लास्ट में सारी चीजें करते हैं। क्या बात करते हो यार, ये कर सकते हो क्या आप ऑफलाइन क्लास में? मनीष जी आप बिलीव करिए, मैं यहां से, मैं आपके बात 2-3 बार पहुंचा चुका हूं, सीरियसली, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपकी मैं सारी बातें पहुंचा दूं, बट मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक टीचर हूं, एम्प्लॉय हूं इस संस्थान का, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है यहाँ पे। आप इतने में समझ जाओ तो ठीक है ना? मैं मेरी तरफ से सजेशन दे सकता हूं, चीजें दे सकता हूं, पर क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूट करना मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है? एग्जीक्यूट करना मेरे हाथ में नहीं है। जितेंद्र गर्ग, मेरी क्लास में बैठे नहीं हो ना आप, इसलिए मैं नहीं बोलने देता। क्लास के अंदर आप पढ़ने आते हो, मैं पढ़ाने आता हूं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है? और अगर आप ये करते हो ना टीचर्स के साथ, अपना ही टाइम खराब करते हो, ठीक है? कल नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा 7 नंबर चैप्टर, कल करते हैं। और हाँ फैजल, वो बिल्कुल उसके ऊपर मैं कर लूँगा काम, है ना, मैं थोड़ा ज़्यादा बनाता हूँ क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो मैंने बना दिए बाकी चैप्टर्स के, तो स्टेटमेंट वाले डालता हूँ मैं, और तो क्या है, अंदर डालता हूँ मैं। और नरेश कुमार आप फ़ोन कर लो, अभी मैं यहीं हूँ, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है? थैंक यू।